Hello, people. A very good morning to all of you. आज सुबह से ना मेरा मूड ना काफी खराब था समझ रहे हो। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं लेक्चर लूं सुबह उठ के। क्या बिकॉज पता नहीं क्यों क्या ही अजीब सा ही लग रहा था मुझे आज, है ना। बट देन आई थॉट अबाउट यू गाइस एंड आई वाज लाइक कि नहीं नहीं, लेक्चर तो लेना है मेरे को। ओके, इन लोगों से बात करूंगी, इन लोग से कुछ बातें शेयर करूंगी, तभी मुझे मन में शांति मिलेगी, तभी मुझे बहुत अच्छा फील होगा। सो इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे बात करने के लिए। ठीक है, तो बातें तो करनी है। ठीक है, बीच बीच में बताते रहूंगी कुछ ना कुछ चीजें। और हमको लेक्चर भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आज ये अकाउंट्स का चैप्टर पूरी फुल तरीके से कंप्लीट कर दूं। ओके, बिल्कुल लास्ट फेज पे, अपन लास्ट फेज पे, और ऐसा फेज है कि जहाँ पे बहुत इजी है सब कुछ। अभी तक आपने ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, पीएनएल सब पढ़ लिया है ना। आपने सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज कर ली। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन अपने सॉल्व भी किए बीच में, है ना। तो मेरे हिसाब से ना आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप को कैसे उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करने, वो आपको आइडिया एक मिल चुका है ऑलरेडी, है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, तो मैं आपको वो दिक्कत भी आपकी सॉल्व कर दूंगी, है ना। उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपको दिक्कत हो तो आप बता देना, है ना। हम आते हैं आगे। फिफ्थ 14th तक के हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज करी थी, अपने पास 10 एडजस्टमेंट एंट्री और बची है। ठीक है, एंड वो हमको कंप्लीट करना है। 15th एंट्री पे आते हैं, विच इज मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको अगर याद आ रहा होगा तो जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें एक ये एडजस्टमेंट था, मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट्स का। बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? बताया था ना मैंने। तो हाँ, वही वही चीज है, वही चीज है। उसी को अपन को करना है, उसी का मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एंट्री कैसे होती है। अब मैनेजर्स कमीशन है और नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो दो तरीके से अपन मैनेजर कमीशन निकालते हैं। कैलकुलेशन बता रही हूँ सबसे पहले, फिर एंट्री बताऊंगी, है ना। कैलकुलेशन क्या है? पहला होता है कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब क्या है कि ये कमीशन चार्ज करने के पहले जो नेट प्रॉफिट आया है, बिफोर, ठीक है। ये कमीशन जो है मैनेजर का कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। मैनेजर का कमीशन चार्ज करने के पहले जो नेट प्रॉफिट आया है, जो नेट प्रॉफिट आया है बिफोर, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो आया उसके ऊपर लगाओ, उसके ऊपर कमीशन रख दो, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज होता है हमेशा कमीशन। तो अपन तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपना कैलकुलेशन होगा कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया कि आप डायरेक्ट रेट निकाल लोगे किसका, नेट प्रॉफिट का। जो भी आपका सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे आप एक परसेंटेज निकालोगे, उतना कमीशन आप दे दोगे। ये होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का। एक और कैलकुलेशन आता है जो अपन ने उस टाइम सॉल्व किया था, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, और वो क्या था? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, मतलब वो कमीशन चार्ज करने के बाद, वो कमीशन को एक्सपेंस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट पे हमें कमीशन देना है। ठीक है, मतलब ये मान के चल रहे कि ये कमीशन ऑलरेडी नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया है, उसके बाद ये कमीशन निकालना है। मतलब कि हमें वो कमीशन पता ही नहीं है कि वो कितना अमाउंट का है ना। बट हमें उसे माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उस पे कमीशन निकालना है। तो उसका कैलकुलेशन करोगे, है ना, क्योंकि आप ऐसे तो मनगढ़ंत नहीं सोच सकते कि हाँ उसको इतना मिला होगा, है ना। तो उसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत इजी है। इजी कैसे? आपको क्या करना है? प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना है पहले तो। ठीक है, कमीशन देने के पहले का जो प्रॉफिट है उसको आप करोगे इनटू रेट से, और डिवाइड करोगे किससे? 100 प्लस जो भी रेट है उससे। ठीक है, 100 प्लस रेट, है ना। 100 प्लस रेट जो भी है उसको प्लस कर दोगे। इसी से अपन ने सॉल्व किया था। तो क्या आपको ये क्लियर है, ये बात क्लियर है? तो इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं? अपनी जर्नल एंट्री में इसकी एंट्री हम कैसे दिखाएंगे? एंट्री सिंपल है। आप क्या करोगे?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करोगे क्या, डेबिट, किससे, टू मैनेजर्स कमीशन से। तो क्या होगा, आपका मैनेजर कमीशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिख जाएगा, ये इफेक्ट होता है। ओके, हो गया, खत्म। हम्म, अच्छा एक और चीज, जो हमने मैनेजर्स का कमीशन निकाला है, हम लास्ट डेट पे निकाल रहे हैं, मतलब अभी तक हमने इस पे पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन के जो दो इफेक्ट आएंगे, कहाँ कहाँ पे आएगा। अच्छा, एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, जो जो चीजें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, ठीक है, या साइड में कहीं पे लिख भी लो, ये चीज को नोट कर लो, ठीक है। पहली चीज, आइटम्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस हैज ओनली वन इफेक्ट, ठीक है। जो भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस से आप निकाल के लिख रहे हो, उसका एक ही इफेक्ट होगा, मतलब या तो वो सिर्फ ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है, और पीएनएल में जाएगा, और बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। इन तीनों में से एक ही जगह इसका इफेक्ट आएगा, दो जगह इसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो आप ईयर एंड के बाद एडजस्टमेंट एंट्रीज कर रहे हो, ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है ना, जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, उसका हमेशा डुअल इफेक्ट होता है। डुअल इफेक्ट होता है, या तो वो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में जा रहा है, ट्रायल बैलेंस या पीएनएल में आ रहा है, पीएनएल या बैलेंस शीट में जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा डुअल इफेक्ट होगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज का हमेशा डुअल इफेक्ट होगा। जैसे कि ये जो अपन ने एडजस्टमेंट एंट्री करी है, ये किसकी है, मैनेजर्स कमीशन की है ना। तो मैनेजर का कमीशन मतलब है कि वो अभी तक कैश में पे नहीं हुआ है, वो लास्ट डे पे हमने पे किया था, ठीक है, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुआ। तो उसका दो इफेक्ट होगा, पहला इफेक्ट ये होगा कि वो पी एंड एल में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट होगा, क्योंकि ये पेबल है, मैनेजर्स कमीशन क्या है, पेबल है। तो पेबल जो चीज होती है, उसको आप लायबिलिटी साइड दिखाओगे, और वो भी कहाँ पे, आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पेबल दिखाओगे कि मैनेजर कमीशन पेबल करना बाकी है। अभी तक हमने इस पे कैश या बैंक से कोई एंट्री करी नहीं है ना, करी नहीं, एडजस्टमेंट किया। सेम चीज अपन ने वहां पे की थी, जब हमने बैलेंस शीट बनाई थी, सेम चीज करी थी, ठीक है। 15th वाला एडजस्टमेंट खत्म। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं फटाफट फटाफट। अब आता है गुड्स की बारी, आ रही है गुड्स की। अपन दो तीन एडजस्टमेंट देखेंगे, जहां पे अपन गुड्स एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री सैंपल्स में, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज कर रहा है, ऐसे गुड जो कि रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं बुक्स में, या ऐसे गुड जो कि अप्रूवल बेसिस पे सेल किया गया है, ठीक है। तो ये चार जो है अपन को एक साथ पढ़ना, ओके। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ठीक है। पहला तो ये हो गया। 17th वाला हो गया गुड्स, एक मिनट, अरे फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग यार, समझ नहीं आ रहा। ओह, पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम कर रहा है, जबकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है। पता है, ये जब चीजें ऐसी होती हैं, जब मैं चाह रही हूँ कुछ करना, और उसके बाद भी ऐसी हरकतें होती हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होता ही है। यही रीजन है कि मुझे इरिटेशन हो रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फटाफट पढ़ा दूं, बट उसके बाद भी ये सब चीजें। ओके चलो, 17th नंबर पे आ रहा है, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स बाय प्रोपराइटर, फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोपराइटर ने गुड्स निकाल लिया है ना, कम अपने बिजनेस से, ठीक है। उसके बाद
चलो पहले ये दो कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फ्री सैंपल्स के लिए आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फ्री सैंपल्स क्यों कर रहे हो? फ्री सैंपल्स क्यों करता है एक बिजनेस में? फ्री सैंपल क्यों बांट रहे हैं? मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करने के लिए? क्या करने के लिए? एडवर्टाइजिंग करने के लिए कि हमारे सैंपल्स लोगों के पास जाएंगे तो वो लोग इसको परचेज करेंगे यूज करने के बाद, है ना। तो फ्री सैंपल्स आप दे रहे हो। अच्छा, गुड्स कहाँ पे आता है? गुड्स किसका पार्ट है? गुड्स है ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट, है ना। किसका पार्ट है? ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आप गुड्स की बात करते हो? परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आ रहा है? ये सब गुड्स की बात करता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की बात करता है। ओके, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से हो रहा है। ओके, दूसरी चीज, ये हम फ्री सैंपल से बांट रहे हैं। ठीक है, फ्री सैंपल से बांट रहे हैं। तो फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी एंट्री ना आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, दोनों एंट्री बताती हूँ। पहली एंट्री ऑल्टरनेटिव बताऊंगी इसका। फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या परचेज अकाउंट। मैं आपको बोलूंगी हमेशा परचेज अकाउंट यूज करो। परचेज अकाउंट में से माइनस कर दो। क्या करो? जो भी परचेज अकाउंट है ना उसमें से ये अमाउंट माइनस कर दो, क्योंकि ये ऐसे गुड्स हैं जो अब आप सेल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सेल नहीं कर सकते। तो मैं आपको इजी कर देती हूँ, है ना। चलो, दो ऑल्टरनेटिव को जो मैं बताने वाली थी उसको एक ही कर देती हूँ। या तो एक मिनट ना, यही तो गलती है ना। गलती यही है, मुझसे ही गलती हो रही है कि मैं फालतू में ही गलत गलत लिख के उसके बाद मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। गलती मेरी है। ओके, हो गया। हाँ, तो मैं आपको एक ही एंट्री बताती हूँ इसकी। ओके, एंट्री ये रहेगी, प्री सैंपल्स, या आप इसको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हो। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, टू परचेज अकाउंट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने परचेज किया है, जो भी गुड्स परचेज किया है, जितने भी गुड्स अपने फ्री सैंपल में डाले, इसका एक इफेक्ट तो ये होगा। इसका एक इफेक्ट तो ये होगा, पहला इफेक्ट, कि आपने एक्सपेंस शो कर दिया है, एक्सपेंस इन पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया इसका इसका। ठीक है, दूसरा आता है आपका परचेसेस का, है ना। कि परचेज के साथ क्या करेंगे? तो जो भी फ्री सैंपल का अमाउंट है, फ्री सैंपल्स अमाउंट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज अकाउंट। जो भी अमाउंट रहेगा परचेज अकाउंट से डिडक्ट करोगे। लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक इसका ये है कि जो आपने फ्री सैंपल में गुड्स बांट दिए, अब आप उनको सेल कर नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक बार बट चुके हैं, अब क्या आप उनको सेल कर सकते हो वापस खरीद के? नहीं। तो वो सेल हुआ ही नहीं, मतलब उससे कोई प्रॉफिट जनरेट होगा ही नहीं। आपने उसको फ्री सैंपल में बांट दिया तो एक तो आपका एक्सपेंस हो गया, दूसरा आपको परचेसेस जो आपने किए थे उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा वो चीज, है ना। जो आपने परचेज किया उसमें से वो चीज आपको माइनस करनी पड़ेगी, तभी आपके फिर गुड्स सही दिखेंगे कि अब मेरा स्टॉक कितना बचा है। ओके, तो अगर परचेज से माइनस नहीं करोगे तो आपके तब भी वो फ्री सैंपल के आपके गुड्स में स्टॉक में दिखेगा, है ना। उनको स्टॉक से हमें हटाना है, इसलिए हमको फ्री सैंपल को परचेज से ही माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आता है ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब इसके बाद समझो कि पर्सनल यूज के लिए आप कैश निकाले या स्टॉक निकाले, दोनों ही चीज क्या होती है? ड्रॉइंग्स होती है। क्या होती है? ड्रॉइंग्स होती है। तो इसकी एंट्री ऐसी होगी, क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हमारे गुड्स हैं इसलिए हम क्या करते हैं? परचेसेस से डिडक्ट करते हैं उतने अमाउंट को। दूसरी चीज, यहाँ पे तो ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो रहा है क्योंकि हम सैंपल फ्री में दे रहे हैं, फ्री में लोगों को बांट रहे हैं। यहाँ पे प्रोप्राइटर ही अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल रहा है तो हमेशा उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स ही बोलेंगे। तो ड्रॉइंग का इफेक्ट क्या होता है कि ये आपके कैपिटल में से क्या हो जाता है? माइनस। ठीक है, और यहाँ परचेसेस में से आप क्या करोगे? डिडक्ट करोगे जितना भी अमाउंट होगा इसका, उसको आप परचेसेस में से क्या करोगे? डिडक्ट करोगे और कैपिटल में से माइनस करोगे।
समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। ये दो आपके हो गए 16 17। अब आते 18 19, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी गुड्स के बारे में ही है। किसके बारे में है? गुड्स के बारे में ही है। तो 18 है गुड्स ऑन सेल, गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका मतलब क्या होता है? गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। और 19th जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है गुड्स रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। गुड्स रिसीव्ड but not recorded in books। ठीक है, ये दो आ गए, ये दो चीज आ गई। अब ये दो चीज समझते हैं कि ये दो चीज क्या बोलना चाह रहे हैं। पहली चीज है गुड्स ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब आपने गुड्स सेल तो किए हैं बट वो अप्रूवल बेसिस पे। अगर सामने वाले ने अप्रूव कर ली, आपके गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, उनके हिसाब से ठीक है, तो वो गुड्स रख लेंगे, मतलब वो सेल एक्चुअल हो गई। अगर वो गुड्स नहीं रखते हैं, गुड्स नहीं रखते हैं और बोलते हैं कि गुड्स हमको नहीं चाहिए, ये गुड्स सही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो वापस कर देंगे आपको, है ना? ठीक है। तो अगर ये गुड्स सेल हो गए तो आप नॉर्मल सेल की एंट्री कर दोगे। जो नॉर्मल सेल की एंट्री होती है, गुड्स अकाउंट डेबिट, सॉरी, जो भी डेटर का नाम है उसका अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपका एंट्री नॉर्मली होती है। इफ गुड्स आर रिजेक्टेड, ठीक है, ठीक है, इफ गुड्स आर रिजेक्टेड मतलब अप्रूवल नहीं हुआ है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेल। ठीक है। अगर आपने गुड्स, अगर सामने वाले गुड्स रिजेक्ट कर लिए तो मतलब वो सेल ट्रीट नहीं होंगे। अगर वो सेल ट्रीट हो चुके हैं तो आप उसकी नॉर्मल सेल एंट्री कर दोगे, है ना? अगर सेल ट्रीट नहीं हुए हैं तो आप क्या एंट्री करोगे? अगर सेल ट्रीट नहीं हुआ है तो आपकी एंट्री क्या होगी? ठीक है। तो एक सेकेंड ना। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। मुझे इसके लिए एक बार बुक पे जाना पड़ेगा और एक बार एंट्री देखनी पड़ेगी इसकी। एक सेकेंड, चेक कर रही हूँ मैं, चेक कर रही हूँ मैं। ड्राइंग्स रेफर्ड, अप्रूवल बेसिस। ओके। हाँ, तो यहाँ पे आपको देखो दो तरीका दिख रहा है, या तो आपने सेल प्राइस पे रिकॉर्ड किया हुआ है या आपने कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया है। ठीक है। आपने जिस प्राइस पे भी रिकॉर्ड किया हुआ है वो आपको क्वेश्चन पे दिया जाएगा कि क्वेश्चन में क्या है। तो एंट्री दो तरीके से होगी। यहाँ की एंट्री जो है, अरे रुकना ना एक मिनट। अच्छा, आपको कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में डिफरेंस पता है ना, जो मैंने आपको एक बार सिखाया भी हुआ है। जो एक बार मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, उसकी अपन फटाफट इसके बाद वाले में वो एंट्री कर लेंगे, है ना? हाँ, तो एंट्री इसकी क्या होगी? देखो गुड्स रिजेक्ट हो गए हैं और हम उसको अब सेल ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो दो चीजें हो सकती है। जब आपने गुड्स को अप्रूवल बेसिस से बेचा होगा तब आपने उसके सेल प्राइस पे रिकॉर्ड किया होगा या कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है। तो अगर सेल प्राइस पे रिकॉर्ड किया है तो आप क्या करोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट से किया हुआ है तो आप डायरेक्ट डेटर अकाउंट से करोगे, और वो भी सेल प्राइस जो रहेगी, सेल प्राइस पे जब आप करोगे बात, तो डेटर अकाउंट से आप डेबिट कर दोगे, मतलब क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। और सेल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, मतलब सेल अकाउंट आप माइनस डिडक्ट कर दोगे। दूसरी एंट्री नहीं, पहली एंट्री का ऑल्टरनेटिव है और, ठीक है, यही पहली एंट्री का ऑल्टरनेटिव है और में, कि आप दूसरा टाइप की एंट्री कर सकते हो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस से माइनस, मतलब कॉस्ट प्राइस, जब कॉस्ट प्राइस में माइनस कर रहे हो तो सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट करोगे, और जब सेल प्राइस में माइनस करो तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट होंगे, क्योंकि डेटर का अकाउंट आपने हो सकता है पहले से ही डेबिट कर दिया हो, है ना, और सेल क्रेडिट कर दी हो। तो जब आपने सेल प्राइस पे किया है तो डेटर अकाउंट को क्रेडिट करोगे, और जब आपने कॉस्ट प्राइस पे किया है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट को करोगे। तो क्या करोगे, आप क्रेडिट साइड उतना अमाउंट शो कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में कि ये गुड्स रिजेक्ट हो चुके हैं, है ना, और सेल अकाउंट से वापस क्लोजिंग स्टॉक में आप कॉस्ट प्राइस से ऐड कर दोगे, ठीक है। क्या इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट बता रही हूँ मैं आपको। देखो फर्स्ट वाले को इफेक्ट सही है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से माइनस कर दोगे उतना अमाउंट, एंड डेटर्स अकाउंट में से उतना अमाउंट माइनस कर दोगे, ठीक है। क्या करोगे, माइनस करोगे और माइनस करोगे, यही करोगे। डेटर्स और उसमें सेम आपने सेल अकाउंट में से यहाँ पे भी माइनस किया, माइनस किया, और ट्रेडिंग अकाउंट को ही माइनस करो, मतलब आप क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दोगे। क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दोगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों काम आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ही हो रहा है, इन दोनों में से ये बैलेंस शीट से हो रहा है और ये ट्रेडिंग अकाउंट से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से सेल्स माइनस हो रही है, और ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही सेल का जो अमाउंट है जो प्लस हो रहा है। बस क्या हो रहा है, जैसे कि आपने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, तो जो भी आपकी सेल होगी उसमें से आप ये अमाउंट माइनस करोगे, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ना, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, उसमें जो भी अमाउंट आपका होगा, जो भी अमाउंट होगा उसमें से आप ये प्लस कर दो, क्योंकि अब वो गुड्स वापस आपके स्टॉक में आ चुके हैं, तो स्टॉक में प्लस कर दोगे, सेल नहीं हुई है तो सेल में से माइनस कर दोगे। तो ये तो इसका इफेक्ट हो गया, ये समझ में आ गया, ये इसका इफेक्ट हो गया, समझ में आ गया। और यहाँ पे सेम के ट्रेडिंग अकाउंट में से आप ही सेल करके माइनस करोगे, और दूसरा डेटर में से माइनस करो सेल पे, तो आप बैलेंस शीट में जाके डेटर्स में से इतना अमाउंट को माइनस करके दिखा दोगे। तो ये आपका इफेक्ट हो जाएगा जब गुड्स आपने सेल किए ऑन अप्रूवल बेसिस। दूसरा आता है गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। जो चीज रिकॉर्ड हुई नहीं है तो उसको रिकॉर्ड कर दो, सिंपल चीज है। जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, गुड्स आपने परचेज किए, रिसीव किया है, मतलब क्या किया है, परचेज किया है ना। तो आपने गुड्स परचेज किए तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर का अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि आप क्रेडिट पे सेल करो तो क्रेडिटर का अकाउंट, कैश पे सेल करो तो कैश का अकाउंट, है ना। तो ये आपकी नॉर्मल एंट्री होती है, तो इसकी एंट्री नॉर्मल तरीके से यही होती है, इसमें और कुछ भी झमेला नहीं है। जो चीज रिकॉर्ड हुई नहीं है तो उसको आप रिकॉर्ड कर लो, जो चीज गलत हो जाती है उसको अपन ठीक करते हैं, बट जो चीज रिकॉर्ड हुई नहीं है तो आप उसको रिकॉर्ड करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आते हैं अपन 20th पे, 20th पे, विच इज विच इज कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट समझा रही हूँ मैं इसमें। कैश डिस्काउंट एंड 21st में ट्रेड डिस्काउंट, है तो दोनों टाइप ऑफ डिस्काउंट ही, क्या है, दोनों टाइप ऑफ डिस्काउंट है। बट क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब आपको अपनी सेल्स प्रमोट करनी है, और आप बोल रहे हो कि अगर आप हमारा गुड्स परचेज करते हो तो हम आपको इतना परसेंट डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो इट इज डन जस्ट टू प्रमोट सेल्स। ये डिस्काउंट हम क्यों दे रहे हैं, कि हम सेल्स प्रमोट कर सकें। जो भी आपकी लिस्ट प्राइस होती है, लिस्ट प्राइस में से, जो भी आपकी लिस्ट प्राइस होती है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको अपन माइनस करते हैं, ठीक है। फिर जो अमाउंट आता है वो अपन दिखाते हैं कि हम इतने अमाउंट पे आपको सेल करेंगे, ठीक है। तो जो भी लिस्ट प्राइस होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, ये हमको पता है, ठीक है। उसके बाद ये इनवॉइस में शो भी होता है, तो इट इज शोन इन इनवॉइस। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है आपके इनवॉइस में भी शो होता है, एंड ये परचेज ऑफ गुड्स, मतलब कि आपने जो जिनने परचेज किया है गुड्स उनको आप अलाउ करते हो डिस्काउंट, ठीक है। तो ये एक तो ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है। कैश डिस्काउंट होता है पेमेंट करवाने के लिए जल्दी, ठीक है। किसके लिए, टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट,
पेमेंट जल्दी करवाने के लिए आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो कि हमने सेल तो कर दिया है, सेल तो कर दिया है, बट हमको पेमेंट जल्दी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि आप अगर कैश में जल्दी पेमेंट करोगे तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। ये बात समझ में आ गई है? ये बात ऑलरेडी हमको पता है। तो ये चीज किस चीज पे होता है? जो भी आपकी ये जो है, ये आपकी क्या है? सेल प्राइस। ये आपकी क्या आई है? सेल प्राइस आई है। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो सेल प्राइस आई है। तो यहाँ पे जो भी सेल प्राइस रहती है कि आपने जितने में भी सेल किया है ना, उसमें से कैश डिस्काउंट आप माइनस करते हो। ठीक है, उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करते हो, फिर इतना पेमेंट आप उनसे बोलते हो कि इतना पेमेंट कर दीजिए। तो सेल प्राइस और पेमेंट अलग अलग हो सकती है। इन दोनों की जो बीच का डिफरेंस है वो क्या है? कैश डिस्काउंट ही है। तो सबसे पहले लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेडिंग डिस्काउंट माइनस करोगे। ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें से आप कैश डिस्काउंट माइनस करते हो। ठीक है, एंड इट इज नॉट शोन इन इनवॉइस, क्योंकि ये आप अलग से उनको डिस्काउंट दे रहे हो। इनवॉइस पे आप इसको शो नहीं करते हो। अच्छा, जो भी डिस्काउंट आप दे रहे हो ना, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हो, दोनों का ही एक ही वो है कि प्रॉफिट एंड लॉस में से वो क्या होता है? एक्सपेंस शो हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस पे। ओके, और दूसरा ये होता है कि आपके कैश में से माइनस हो जाएगा उतना अमाउंट कि हमने उतना कैश नहीं लिया उनसे, है ना। या आपके डेटर क्रेडिटर जो भी है, डेटर है, उसमें से वो उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो ये आपका कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ ये चीज, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आते हैं 22वें पे। 22वां है सैलरी टू प्रोपराइटर। ठीक है, प्रोपराइटर को सैलरी मिल रही है। ठीक है, अगर प्रोपराइटर को सैलरी मिल रही है तो आप क्या करोगे? नॉर्मल सैलरी की जो एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आप करते हो कैश, अगर कैश से पे कर रहे हो। बट यहाँ पे हम सैलरी पे कर रहे हैं अपने प्रॉफिट में से निकाल के, कैश नहीं, कैपिटल में डाल रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी टू प्रोपराइटर अकाउंट डेबिट करोगे, टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि कैपिटल प्रोपराइटर का ही है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा? एक इफेक्ट ये बनेगा कि पी एंड एल में ये चीज डेबिट हो जाएगी। दूसरा, आपको जो कैपिटल है, कैपिटल में ये चीज प्लस हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल में सैलरी जितनी भी मिल रही है उसको ये प्लस हो जाएगी। बस इतना ही है सैलरी टू प्रोपराइटर। ठीक है, सैलरी की नॉर्मल एंट्री करो, सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा बिजनेस के लिए, कैपिटल में ऐड करोगे, कैपिटल में एडिशन हो जाएगा वो चीज का, है ना। एक मिनट। ओके, अब आता है हमारा 23rd लास्ट सेकंड, विच इज जनरल रिजर्व की एंट्री। नाउ व्हाट इज जनरल रिजर्व? ऐसा पैसा जो हम जनरली बस निकाल के थोड़ा सा रिजर्व में डालते जा रहे हैं, कभी भी फ्यूचर किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो जनरल रिजर्व जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट्स जो बचते हैं, आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स जो बचते हैं ना, उसके बाद हम जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं कि मान लो कि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से हमको 30% रिजर्व क्रिएट करना है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में से 30% जो है उसको क्या कर देंगे? हम अपने जनरल रिजर्व में डाल देंगे। तो सिंपल इसकी एंट्री एंट्री ऐसी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, अब इसके दो इफेक्ट बताती हूँ ये कहाँ कहाँ जाता है। सबसे पहला तो ये जो है जनरल रिजर्व नाम आप जो शो करोगे, एक मिनट ना। हाँ, हाँ, तो पहली बात तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, मतलब प्रॉफिट एंड अकाउंट्स में डेबिट कर रहे हो, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट साइड जनरल रिजर्व दिखाओगे। दूसरा, आप क्या करोगे? इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड कैपिटल के साइड साथ में ही शो करते हो आप इसको। तो आप इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड साइड शो करोगे रिजर्व्स को। ठीक है, जो भी हमने रिजर्व क्रिएट किया वो लायबिलिटी मतलब कैपिटल के पास ही आता है, कैपिटल के साथ ही आता है। जो बैलेंस शीट में शो होता है, मतलब हमने प्रॉफिट से पैसा निकाल के यहाँ पे डाला हुआ है, प्रॉफिट से पैसा निकाल के यहाँ पे डाला है, क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये हमारी जनरल रिजर्व की एंट्री होगी। लास्ट आता है हमारा, लास्ट लास्ट लास्ट। ठीक है, आखिरी एंट्री आ रही है हमारी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये एक्सपेंडिचर क्या होता है?
इसका मतलब ये है कि ये पार्ट ऑफ वो एक्सपेंस, जैसे कि अपन ने, याद है तुम्हें, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाया था। रुको क्वेश्चन के पास जाए जरा। यहाँ पे है शायद, हाँ। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का, याद आ रहा है? ये वाली चीज। इसमें से मैंने क्या किया था, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो आपका लाइबिलिटीज में दिख रहा है उसमें से मैंने कुछ चीज को रिटर्न ऑफ कर दिया, 1/4 को राइट ऑफ करके बैलेंस शीट पर वो प्रॉफिट लॉस में से हटा दिया। अब 50,000 में से इतना अमाउंट खर्च गया, 37,500 बचा होगा, है ना? 37,500 बचा होगा, वो भी लाइबिलिटी में दिख रहा है। ये क्या है? ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, डेफर्ड मतलब मैं साल साल में उसको डिवाइड कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? डिवाइड करके उसको राइट ऑफ करते जा रही हूँ, डिवाइड करके उसको राइट ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? तो सेम चीज यही है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यही है। क्या होता है कि एक एक्सपेंडिचर हुआ है जो हमने रेवेन्यू के लिए किया है, बट वो ऐसा है कि हम उसको एक साल में माइनस नहीं कर सकते, एक साल में ही प्रॉफिट एंड लॉस से डिडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा है। तो हम उसको पार्ट, जो भी पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, इसको ईयर वाइज, ईयर वाइज डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और हर साल जैसे कि 1/4 लिखा हुआ था कि हर साल हम 1/4 जो भी रहेगा उसका माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो ईयर वाइज डिवाइड करते हैं, एंड पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ, इज रिटर्न ऑफ ईच ईयर, एंड रेस्ट इज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब अपन उसको बैलेंस शीट में दिखा देते हैं बाकी का, है ना? और जो अपन राइट ऑफ कर दिया उसको अपन प्रॉफिट लॉस में से हटा देते हैं, और जो अपन राइट ऑफ नहीं किया उसको कैपिटलाइज कर देते हैं ना। सेम अपन ने चीज करी हुई है ऑलरेडी, सेम चीज अपन ने ऑलरेडी करी हुई है। इसकी एंट्री कैसे होती है जब अपन ऐसा आधा आधा करते हैं? तो अपन क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू जो भी एक्सपेंस का अकाउंट होता है, एक्सपेंस जो भी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है तो अपन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट करेंगे, जितना अमाउंट अपन ने क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, अमाउंट विच इज रिटर्न ऑफ, सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अमाउंट विच इज रिटर्न ऑफ, उतने अमाउंट से अपन प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अपन पी एंड एल में इतना अमाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, दूसरा, बैलेंस शीट में ये अमाउंट दिख रहा होगा, ये एक्सपेंस दिख रहा होगा, तो बैलेंस शीट में जहां पे भी लायबिलिटी साइड, ठीक है, लायबिलिटी साइड ये एक्सपेंस जहां पे दिख रहा होगा, उसका जो भी अमाउंट होगा उसमें से जो अपन ने राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है, राइट ऑफ कर दिया, उतने अमाउंट को माइनस कर देंगे और फिर उसका जो अमाउंट आएगा वो अपन दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को पी एंड एल में ये अमाउंट शो करना है, जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं सिर्फ उतना अमाउंट ही, और बैलेंस शीट में भी जो एक्सपेंस दिख रहा है उसमें से उतना राइट ऑफ अमाउंट माइनस करके जो अमाउंट बचेगा उसको अपन क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके सारी एडजस्टमेंट एंट्री खत्म हो जाती है। ओके, इफ यू वांट कि मैं आपको ये सारी एंट्रीज लिखनी है, तो एक बार फिर से पूरी जो दो क्लासेस ही है ना, एक पुरानी वाली और एक ये वाली, दोनों क्लासेस को फिर से देख लो और साथ साथ में उसको नोट करते जाओ, एक बार पढ़ लिया है तो, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये खत्म होता है। अब अब यार एक चीज बच रही है, विच इज, एक सेकेंड, हाँ, तो एक चीज बच रही है जो कि है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, और क्लोजिंग एंट्रीज तो ठीक है वो हो जाएंगे। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बच रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक और समझाना है, और अपन एक आध दो क्वेश्चंस और करेंगे जो अपने बुक में मॉड्यूल में दिए हुए हैं, है ना? वो क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो आपको मैं सेंड करूंगी, एंड आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो सॉल्व करेंगे, एंड हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपने अकाउंट्स में से 3 चैप्टर्स बचेंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस उसका है, सॉरी,
पार्टनरशिप का क्या फाइनेंशियल्स है, एनपीओ के फाइनेंशियल्स है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, और अपना एक शायद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बचा। ठीक है, तो उसमें से बीआरएस और जो लास्ट वाला है वो बहुत इजी है, छोटे हैं। सिर्फ एक पार्टनरशिप है जो बड़ा है, तो अपन उसको तीनों को कंप्लीट कर लेंगे एंड विल बी डन। ठीक है, सो डोंट वरी, बहुत ही अच्छा चल रहे हैं अपन लोग अकाउंट्स में, तो बहुत जल्दी भी अकाउंट्स कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो और हाँ, कंपनी अकाउंट्स में एक डिबेंचर्स बचा हुआ है अपना, डिबेंचर्स का पार्ट इस लेफ्ट, है ना। तो वो अपन वो भी कंप्लीट कर लेंगे, उसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार अपन ने शेयर कैपिटल पढ़ लिया है तो डिबेंचर्स भी इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। डिबेंचर और प्रेफरेंस का सिर्फ रिडेम्पशन पढ़ना है अपन को, तो वो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस करके हम ये इस चैप्टर को समाप्त कर दें एंड विल बी डन। ओके, सो यस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। मेरा काम समझाने का है, मैं आपको वहां बैठ के एक चीज लिखवा नहीं सकती। काम आपका है पढ़ने का, तो जो मैं बताते जा रही हूँ जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ते जाइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।